असलकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू ZA नॉवेल्स स्टूडियो। चलते हैं किस नंबर 24 की तरफ। अनायशा उसके गिरबान को गिरफ्त में लेती वो बात कह गई थी जो हर वक्त उसे तड़पाती रहती थी। ऐसा कभी नहीं होगा सरदारनी, आपको सारी जिंदगी जाकवान जतोई के सीने से लग के ही रहना है। ये वादा है मेरा आपसे। जाकवान उसके गले से सख्ती से बंधा गुलोबंद अतारता मजबूत लहजे में बोलता। उसकी गर्दन पे पड़ रहे गुलोबंद के निशानों पे अपनी लब रखता चला गया था। अनायशा उसकी गम सांसों और शिद्दत पर है लम्स पर शी चांद से लरज उठी थी। जाकवान के होठों का जनूनी लम्स अपनी गर्दन पे मौजूद उसके पसंदीदा तिल पे महसूस करते अनायशा को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी। उसकी गर्दन बिल्कुल लाल हो चुकी थी और जाकवान की मूंछों के जरहाना लम्स से उसे जलन हो रही थी। जाकवान जतोई, तुम बहुत जालिम हो। अनायशा ने उसे घूरा था, जो उसके झुमके उतार कर साइड टेबल पे रखता, उसका सर तकिए पे टिका था, पूरी तरह उस पे हावी हुआ था। जानता हूँ सरदारनी, मगर आज आपको मेरा ये शिद्दत भरा लम्स बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि आज की रात मेरी बहुत सी रातों की तड़प का हसीन इनाम है। मेरे लिए वैसे आप बहुत ज़्यादा मीठी हैं सरदारनी, मेरी सोच से भी ज़्यादा। जाकवान जतोई आज किसी तौर भी उसे बख्शने वाले मूड में नहीं लगा था, और ना ही अनायशा आज अपने सरदार की पनाहों से फरार चाहती थी। वो उसके चेहरे के एक एक नक्श पर अपने लब रखता अनायशा की सांसें मुंतशिर कर गया था, जो आंखें मूंदे उसकी हर तड़प का हिसाब देने को तैयार अपने आप को सरदार की वालहाना चाहत के हवाले कर चुकी थी। आई लव यू सरदारनी, मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी हैं आप। मेरे दिल की बंजर जमीन पर खिलता वो इकलौता फूल हैं आप, जिसे मैं हमेशा अपने दिल में सींच कर रखना चाहता हूँ, जिसकी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ अपना अक्स देखना चाहता हूँ, जिसके वजूद को अपनी खुशबू से महकाना चाहता हूँ, जिसकी सांसों का अमृत अपनी सांसों में खोल कर हमेशा के लिए अम्र हो जाना चाहता हूँ। जाकवान उसके कान की लो को चूमता सरगोशी आना लहजे में वो बोलता अनायशा को अपने होने पर नाजा करवा गया था। अनायशा खैरी होती सांसों के साथ उसे देखती धीरे से मुस्कुराई थी। जब साकवान उसकी दिलकश मुस्कुराहट पे कुर्बान होता, उसकी कलाइयों को अपनी गिरफ्त में लेकर तकिए से लगाता, उसके होठों पे झुकता उनकी मुस्कुराहट को अपनी सांसों में उतारता चला गया था, जबकि अनायशा सख्ती से आंखें मीचती उसका ये वफदगी और शिद्दत भरा लम्स महसूस करने लगी थी। साकवान जतोई न जाने कब तक ऐसे ही उसके होठों को अपनी कैद में लिए रखता। जब अनायशा की मत्थम होती सांसें महसूस करते वो उसे आज़ाद कर गया था। आज मेरा हर लम्स आपको इस बात की गवाही देगा सरदारनी, कि आपका सरदार आपके पीछे कितना पागल है, कि इस कदर चाहता है आपको। जापान जतोई उसकी थोड़ी सी गर्दन तक का फासला तय करता करवट बदलते उसे खुद पे गिरा गया था। जब अनायशा उसकी बेबाकियों और सरगोशियों पर शर्मो हया से खुद में सिमरती, उसके सीने में चेहरा छुपाती, खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर गई थी। जब उसे जागवान के हाथ का लम्स अपनी शर्ट की जिप पर महसूस हुआ था, वो जी जान से कांप उठी थी। सरदार साईं, अनायशा की लरजती कांपती आवाज़ जागवान के कानों से टकराई थी। जी सरदार साईं की जान। जागवान उसका सर अपने बाजू पे रखता उसे अपने सीने में बींच गया था, जो उसके गरेबान में चेहरा छुपाती लरजती वजूद के साथ धीरे से मुस्कुरा दी थी, क्योंकि उसका सरदार उसके कानों में मोहब्बत भरा रस घोलता उसकी घबराहट दूर कर गया था। वो दोनों एक दूसरे में गुम, एक दूसरे की सांसों में सांसें उलझाए पूरी तरह अपनी इश्क और मोहब्बत की हंसी वादियों में उतर चुके थे, जहां उन दोनों के सिवा कोई नहीं था, सिर्फ सरदार था और उसकी सरदारनी थी। यज़दान उसकी फैमिली को उसी से दूर क्यों करना चाहता था? ज़रचान ये सब सुनते बिल्कुल चकरा गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे जब उसी लम्हे उसे अपने पीछे आहट महसूस हुई थी। फ़ोन कान से लगाए उसने पलट कर दरवाजे की जानिब देखा था, जहाँ खड़ा यज़दान शाह उसे ही देख रहा था। सरचान की आंखों से गिरते आंसुओं पर अपनी सर्द नजरें खाड़े वो उसके करीब आया था। भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जरजान फ़ोन बंद करके टेबल पर रखती यज़दान के सामने आन खड़ी हुई थी। तुमने मेरे घर वालों से क्या कहा है? जरजान गुस्से भरे सख्त तासुरात और भीगते चेहरे के साथ सवालिया लहजे में बोली थी। तुम्हारे घर वाले बता चुके हैं जो मैंने कहा उनसे। यज़दान उसकी बात को साफ इग्नोर करता
उसकी आंखों से गिरे आंसू अपनी पूरों पे चुनते बोला था, सैयद यजदान शाह, तुम क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ? मुझे जानना है। जरजान उसका हाथ चटकते गुस्से से चिल्लाई थी। उसकी इस हरकत पर उससे भी ज्यादा तहश में आते यजदान उसे अपनी जानिब खींचता, उसकी दोनों कलाइयाँ अपने कब्जे में लेता, उसकी पुश्त पर बांध चुका था। आज तो मेरा हाथ चटका है जरी, आइंदा ये हरकत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यजदान उसकी ठोड़ी अपने पंचों में दबोचता, उसे लाल आंखों से वान करता, उसकी ठोड़ी पे दांत गाड़ते अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ गया था। जबकि उसके इस वहशियाना लम्स पर जरचान उसकी गिरफ्त में लर्ज उठी थी। वो जब भी इस शख्स का दिया हर सत्म बुलाए उसके करीब आने की कोशिश करती थी, वो हर बार उसका दिल तोड़ कर रख देता था। मेरे सवाल का जवाब दो यजदान शाह, वरना जो मैं करूंगी उससे बुरा भी आज तक कुछ नहीं हुआ होगा। जरशान ने भी उसकी लाल आंखों में आंखें गाड़े साबित कर दिया था कि इस वक्त वो भी बहुत ज्यादा अजियत का शिकार है। मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकता जरी, लेकिन अगर तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो तो इतना समझ लो मैंने जो किया है वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम पर जरा सी आंच आने नहीं दे सकता। तुम वहां महफूज नहीं थी, इसलिए बिना किसी भी बात का लिहाज किए मैं तुम्हें अपनी दिस्तरस में ले आया हूँ, जहाँ कोई तुम्हारा बाल भी बेकार नहीं कर सकता। यज़ान अपनी बात मुकम्मल करता, उसकी ठंड और गुस्से की शिद्दत से लाल होती सतवान नाक पर अपने लब रख गया था। लेकिन जरजान के साथ वो अब तक जो कर चुका था वो उस पर मजीद भरोसा नहीं कर सकती थी। ये शख्स कई बार उसके एतमाद और भरोसे को ठेस पहुंचा चुका था। तुम क्या समझते हो यज़दान शाह? तुम हर बार मुझे ऐसे ही बेवकूफ़ बना लोगे और मैं हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारे झूठ का शिकार हो जाऊंगी, तो ये भूल है तुम्हारी। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे अपनी फैमिली वालों से खतरा था, वो घर जहाँ मैं पली बढ़ी, जहाँ मुझे अपनी जान से अजीज रखने वाले वालदेन मौजूद हैं, वहाँ खतरा है मुझे। और तुम्हें लगता है हर बार की तरह मैं तुम जैसे धोखेबाज इंसान का यकीन कर लूंगी, तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है ये। तुमने मेरी फैमिली को यहाँ आने से रोक कर मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट की है। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। जा रही हूँ मैं यहाँ से, और अब कभी वापस तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। जरजान ने उसका हिसार तोड़ते दरवाजे की जानिब बढ़ना चाहा था, मगर उससे पहले ही यजदान उसके पेट में अपने हाथ की मजबूत गिरफ्त बनाकर उससे अपने करीब खींच चुका था। जरजान की पुश्त उसके सीने से टकराई थी। उसकी गिरफ्त जरजान के पेट पे इतनी सख्त थी कि उसे अपनी सांस रुकती महसूस हुई थी। यजदान शाह की उंगलियों का लम्स उसकी जान निकाल रहा था। तुम मुझसे नफरत करो या मोहब्बत, मगर रहना तुम्हें हमेशा मेरी दस्तरस में ही होगा। मैं धोखेबाज, बेवफा, जालिम और न जाने जो भी हूँ, मगर तुम्हारे मामले में बहुत पॉजिटिव हूँ। तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे तुमसे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े, तुमसे ज़बरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े, और चाहे तो तुम्हें कैद करके रखना पड़े। मैं सब करूँगा, मगर तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तो उसका दुपट्टा उतारते हुए उसके कंधे पे अपने लब रख गया था, जबकि सरजान उसका शिद्दत पर लम्स महसूस करती कांप गई थी। उसने जुबान से कुछ सख्त नहीं बोला था, मगर उसका लम्स बता रहा था कि सरजान की बातें उसे किस कदर बुरी लगी हैं। छोड़ो मुझे यज़दान शाह। सरजान अपनी बेकाबू होती धड़कनों पे काबू रखते उसके हिसार से खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम्हें ज़रा सा एतबार भी नहीं रहा मुझ पे? उसका रुख अपनी जानिब मोड़ते उसके मदहोश कुन सरापे की जानिब देखते पूछा था। नहीं, तुम अपने हाथों से उसे ख़त्म कर चुके, क्योंकि तुमने हर बार मुझे धोखा दिया है। मेरी फीलिंग्स के साथ खेले हो तुम बहुत बुरे हो यज़दान शाह। मैं पछता रही हूँ उस दिन को जब तुमसे मोहब्बत हुई थी मुझे। काश मैं तुमसे कभी ना मिली होती, काश तुम पर एक बार फिर एतबार ना करती, तो आज दोबारा मेरा दिल यूं लहू लहान ना होता। जरजान उसके सीने पे मुक्के बरसाती रोने के साथ साथ अपना गुस्सा निकाल रही थी, जबकि यज़दान खामोशी से उसे अपने हिसार में लिए खड़ा रहा था। वो बता नहीं सकता था कि इस वक्त जरजान की बातें कैसे उसका दिल चीर रही थीं, उसे किस अजियत और दर्द से दो चार कर रही थीं। मगर उसे अभी बहुत सारा दर्द सहना था, क्योंकि अभी उसे अपने खानदान की बर्बादी का बदला लेना था अपने दुश्मनों से। वो जानता था सरजान की ये नफरत उसे कमज़ोर कर सकती थी, मगर जैसे बचपन से लेकर अब तक
वो अज़ियतों में रहते यहाँ तक आन पहुँचा था, अब यहाँ से आगे उसे अपनी मंजिल तक पहुँचना था। इतनी बड़ी बातें मत बोलो ज़री, जिन पर तुम्हें बाद में पछताना पड़े। यज़दान चेहरा उसके चेहरे के करीब लाता, उसके चेहरे को अपनी गर्म सांसों से झुलसाता, उनकी नरमाहटें महसूस करते अपने चलते दिल को सुकून लेने लगा था, जबकि सरजान उसके अंदाज पर कांप गई थी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। दूर रहो यज़दान शाह मुझसे। घिन महसूस हो रही है मुझे इस वक्त तुम्हारे लम्स से। नफ़रत महसूस हो रही है तुमसे। शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। नफ़रत है मुझे मोहब्बत के नाम पर धोखा करने वालों से। और तुमने बार बार ऐसा किया है। मैं भी भला कैसे भूल गई कि तुम तो सरदार ज़ाकवान जतोई के ख़ास आदमी थे ना, और वो मेरे ख़ानदान को अपना दुश्मन समझता है। तो तुम भला कैसे मुझसे मोहब्बत कर सकते हो? तुमने मोहब्बत के तहत नहीं, अपना कोई इंतकाम पूरा करने के लिए मुझे अपनाया है, मगर मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। तुम मेरे दिल के साथ खेले हो, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में हराऊंगी। जरजान उसके हिसार से निकलने में कामयाब होती, उंगली उठाकर उसे वॉर्न करती, फीके लहजे में बोलती। अब की बार यज़दान का दिल अपने अल्फाज से लहू लुहान कर गई थी। यज़दान की सम्मातों में बस एक लफ्ज़ अटक कर रह गया था। उसकी मोहब्बत को उसके लम्स से गिन महसूस हो रही थी। यज़दान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था, बस खामोश निगाहों से उसे देखे गया था। जरजान उसकी खामोशी पर वहां से हट गई थी। यज़दान खामोशी से बेड पे जाकर बैठता, सिगरेट सुलगा गया था। जरजान चेंज करके वॉशरूम से निकल आई थी, क्रीम कलर के सादा से शेफून के सूट में, वो अपने नाजुक सरापे के साथ। यज़दान शाह के दिलो दिमाग पर कयामत बर्पा कर गई थी। सिगरेट पर सिगरेट पीते उसे बहुत मुश्किल से अपने दिल में भड़की आग को कम करना चाहा था। उसकी मोहब्बत जिसे वो दीवानों की तरह चाहता था, वो इस वक्त उसकी बीवी के रूम में, उसके बेडरूम में मौजूद थी। मगर ये उसकी मोहब्बत ही थी कि वो अपने दिल की बेपनाह ख्वाहिश और मुंह जोर जज्बात पे बंद बांधता, उसकी मर्जी के बगैर उसे अपने करीब नहीं ला पाया था। जरजान इतने गुस्से में थी कि बेड से तकिया और कंबल उठाती, उसके बाद अनसुनी करती सोफे की जानिब बढ़ गई थी। जरी, तुम्हें मेरी बात आराम से समझ नहीं आ रही। मैंने कहा बेड पे आओ। अगर अगले 5 सेकंड्स में तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं खुद ये करूँगा, और उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं होगी। यज़दान को किसी तौर गवारा नहीं था कि यूं अलग सोए वो। उसके ये धमकी कारगर साबित हुई थी। जरशान जानती थी वो जो कहता था करता भी था, इसलिए वो यहाँ शराफत का मुजाहिरा करती, वापस आकर बेड के दूसरे कोने पर ऐन किनारे पे सोते, कंबल सर से पैर तक तान गई थी। दरमियान में तकिए रखना नहीं भूली थी, जिसका यही मतलब था कि वो अब उसके करीब नहीं आ सकता और ना ही उसकी साइड पर। यज़दान ने सजाया अंदाज में उस बाउंड्री लाइन को देखा था। मेरी जान, मुझे तुम्हारे करीब आने से मजबूत तरीन दीवार भी नहीं रोक सकती। ये तकिए बेचारे क्या करेंगे? इसलिए ये सब करके मेरे जज्बात को मजीद हवा मत दो। मैं किस तरह खुद पे जब्त किए बैठा हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। मोमनो, यज़दान उसकी जानिब खिसक कर उसके ऊपर हावी होता, जरजान का सांस रोक गया था। मगर अगले ही लम्हे उसके माथे पे लब रखते वो उसके पास से ही नहीं, बेड से भी उठ गया था। जरजान, जिसने उसके करीब आने पर आंखें सख्ती से मीच ली थी, उसके कदमों की चाप पर सर कंबल से निकाल कर देखा था। वो बिना किसी गर्म शे के बाहर टेरिस की जानिब जा रहा था। जरजान उससे शदीद नाराज होने के बावजूद उसकी ये हरकत देख उसके लिए बेचैन सी हुई थी। मोबाइल की आवाज़ पर साकवान की आंख खुली थी। आंखें खोलते ही उसके चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट बिखर गई थी, क्योंकि उसकी नाजुक सरदारनी उसके सीने पे सोई इस वक्त उसके मजबूत हिसार में कैद थी। उसकी नींद खराब होने के ख्याल से साकवान ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल ही ऑफ कर दिया था। वो अभी अपने और अपनी सरदारनी के बीच तीसरी कोई शय नहीं चाहता था। वो अपनी ज़िंदगी की ये सबसे हसीन सुबह इंजॉय करना चाहता था। ज़ाकवान ने निगाहें झुकाकर अनायशा की जानिब देखा था, जो ठंड की वजह से कंबल के साथ साथ उसकी शॉल में लिपटी उसके सीने से लगी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसकी हंसी जुल्फों की दिलफरेब महक ज़ाकवान की सांसों को मुअत्तर कर गई थी। वो झुका था और अनायशा की पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मोहर शब्द करती थी। अनायशा नींद में भी उसके लम्स की शिद्दत पर किस्मसाती मजीद उसके सीने में सिमटी थी। साकवान उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था, मगर अनायशा के नींद में अध खुले गुलाबी होंठ
اس کے دل کی دنیا میں طوفان برپا کر گئے تھے۔ وہ اپنے منہ سو جذبات پر بند نہیں باندھ پایا تھا۔ اس شیرنی کو اپنی سانسوں میں جذب کرنے لگا تھا۔ اناشا جو گہری نیند میں تھی، اپنے سردار کے اس عمل پر پٹ سے آنکھیں کھولتے اس نے حیرانگی بھرے انداز میں زعفران جتوئی کو دیکھا تھا۔ اس کی رات بھر کی شدتوں سے وہ ابھی سنبھل نہیں پائی تھی کہ اس کے سردار سائیں ایک بار پھر اپنی حسین سردارنی کی دلکشی کے آگے بہہ گئے تھے۔ اناشا سختی سے آنکھیں نیچے زعفران جتوئی کی وہ رفتگیاں برداشت کرتی کانپ اٹھی تھی، جو اس کا خطرناک حد تک لال پڑتا چہرہ دیکھ اس کے نازک کپکپاتے ہونٹوں کو آزادی بخش گیا تھا۔ اناشا اس کے سینے پر چہرہ ٹکائے گہرے گہرے سانس لیتی کچھ لمحے تو خود کو بول پانے کے قابل ہی نہیں کر پائی تھی۔ سردار زعفران جتوئی، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ نے میری نیند خراب کر دی، مجھے سونا ہے ابھی، مجھے ڈسٹرب مت کریں پلیز۔ اناشا کی پلکیں حیا کے بوجھ سے بھاری ہو چکی تھیں۔ زعفران جتوئی کی گئی کارگزاریوں اور گستاخیوں کے بعد اناشا اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، جبکہ اس کے ہونٹوں پر سجی شرمگین مسکراہٹ زعفران جتوئی کو مدہوش کر رہی تھی۔ میں نے کب ڈسٹرب کیا سردارنی؟ آپ سوئی رہیں، میں بھی سونا چاہتا ہوں۔ زعفران اس کی گھنیری زلفوں میں چہرہ چھپاتے بولا، اس کی گردن پر لب رکھتا سنگین گستاخی سرزد کر گیا تھا۔ سردار سائیں، اناشا اس کی گستاخی پر چلائی تھی، جبکہ زعفران اس کا لال اناری چہرہ دیکھ مسکرائے بغیر نہیں رہ پایا تھا۔ سردارنی، کیا آپ مجھ سے شرما رہی ہیں؟ زعفران اپنی سردارنی کا یہ نیا دل فریب روپ دیکھ اس کا دیوانہ ہو رہا تھا، جو پلکیں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ اس کے سینے پر آدھے سے زیادہ چہری اس کے گریبان کے بٹنوں کے ساتھ کھیلتی اس کی جانب دیکھنے سے انکاری تھی، جبکہ زعفران چاہتا تھا وہ اس کی جانب دیکھے۔ مجھے سونے دینا سردار سائیں، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اناشا اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچتے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ میرا مسئلہ یہ ہے میری حسین سردارنی کہ جب انسان کو ایک بار نشے کی لت لگ جائے تو وہ بار بار اس کی طلب کرتا ہے، اور اس ایک رات میں ہی مجھے میرے نشے کی پوری طرح سے لت لگ چکی ہے۔ میں اب ہر وقت اس نشے کا عادی بن کر اس میں مدہوش ہو کر اپنی تمام ٹینشنیں بھولنا چاہتا ہوں۔ زعفران ذمینیت سے بولتا اناشا کی دھڑکنیں مزید بڑھا گیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اس کا سردار کس نشے کی بات کر رہا ہے۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ نگاہیں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ رات اپنے سردار کی اپنے لیے بھرپور دیوانگی اور چاہت دیکھ اس کے حواس ابھی تک ٹھکانے پر نہیں آ پا رہے تھے۔ جس شخص کے لمس نے اسے معتبر کر دیا تھا، وہ اب ساری زندگی اسی کے سینے سے لگ کر رہنا چاہتا۔ زعفران جو کروٹ بدلتا اس کے چہرے پر سجے اپنی محبت کے دھنگ کے کھلتے رنگ دیکھ رہا تھا، اس کی خاموشی پر پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ جب اناشا نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے اسے واپس اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ میں ہمیشہ سے آپ کی تھی سردار سائیں، جب مجھے اپنا ہوش بھی نہیں تھا تب سے آپ کے نام لگا دیا گیا تھا مجھے۔ میں اب بھی آپ کی ہوں اور ہمیشہ آپ کی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ میرے دل کی سرزمین پر حکومت کرنے والے پہلے اور آخری انسان ہیں آپ۔ آپ تو بہت پہلے سے ہی اپنی اس دیوانی کو تسخیر کر چکے ہیں۔ میرا تن بدن آپ کا اسیر ہو چکا ہے۔ سردار سائیں، آپ کو کبھی بھی میرے قریب آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود سے بھی زیادہ آپ کی ہوں سردار سائیں۔ اناشا لرزتی پلکوں اور بکھرتی سانسوں کے ساتھ اپنے سردار کے سامنے اپنی دیوانگی کا اظہار کرتی زعفران جتوئی کا سکون چین لوٹ کر لے گئی تھی۔ وہ تکیے سے سر اٹھاتے اوپر ہوئی تھی اور نم آنکھوں کے ساتھ عقیدت بھرے انداز میں زعفران کی ٹھوڑی اپنے گداز ہونٹوں سے چوم لی تھی، جبکہ زعفران کو لگا تھا اب وہ کبھی اپنی سردارنی کے پھونکے اس طلسم سے نہیں نکل پائے گا۔ وہ اس کے اتنے دل فریب اقرار پر جی جان سے سرشار ہوتا اس کے نازک وجود کو اپنی مضبوط پناہوں میں سمیٹ گیا تھا۔ سردارنی صاحبہ، ایک ساتھ اتنی خوشی آپ کا سردار برداشت نہیں کر پائے گا۔ آپ نہیں جانتی یہ دل کس قدر پاگل ہے آپ کے پیچھے۔ زعفران اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھتے اناشا کی سانسیں منتشر کر گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے تقریباً اس کے اوپر سوئی ہوئی تھی۔ زعفران اپنی سردارنی کی ان معصومیت بھری اداؤں پر پوری طرح سے فدا ہو چکا تھا۔ تم ایک بات ہمیشہ سے یاد رکھنا زعفران جتوئی،
اناشا اچانک کچھ یاد آنے پر اس کا کالر مٹھیوں میں دبوچے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے وارننگ دیتے لہجے میں بولی تھی۔ ذاکوان نے اپنی سرداری کی معصومیت بھری دہشت دیکھ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم سردار ہوگے باقی دنیا والوں کے لیے، مگر میرے سامنے تم اب کبھی اپنی سرداری نہیں جھاڑو گے، ورنہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اناشا نے ذاکوان کے ہونٹوں پر سجی معنی خیز مسکراہٹ دیکھ اسے گھورا تھا۔ مگر میں نے تو آپ پر کبھی روب جھاڑا ہی نہیں میری سرداری، ذاکوان نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے محبت سے کہا تھا۔ مجھے تم سے بہت ڈر لگتا ہے جب تم غصہ کرتے ہو۔ اناشا نے سچائی بیان کی تھی۔ میں نے آج تک آپ پر کبھی غصہ نہیں کیا سردارنی، نہ کبھی کر سکتا ہوں۔ ذاکوان جیسے اس معاملے میں بے بس تھا۔ وہ کروٹ بدلتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ اس کی زلفوں کی مہک ذاکوان کے اعصاب معطل کر گئی تھی۔ آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی؟ اناشا اسے پھر سے بہکتے دیکھ سوال کر گئی تھی، جبکہ اس کے بچاؤ کی اس کوشش پر ذاکوان چتوئی اپنا کہکا نہیں روک پایا تھا۔ اس دن سے، جس دن سے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ ذاکوان کے لبوں نے اس کی گردن پر جگمگاتے تل پر اپنے لبوں کا تپش زدہ لمس چھوڑتے اس کی سانسیں روک دی تھیں۔ سردار سائیں، اناشا اس کی گستاخی پر چلاتی اس سے دور ہوئی تھی، جبکہ ذاکوان اس کی سرخ پڑتی رنگت دیکھ اپنا کہکا نہیں روک پایا تھا۔ جی سردار سائیں کی جان، ذاکوان نے اب کی بار اس کے پھولے گالوں پر باری باری لب رکھتے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔ اناشا جلدی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ مزید اس شخص کی وارفتگی برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ اس کا سردار اس کے لیے کتنا جنونی تھا، اس بات کا اندازہ تو اسے کل رات بخوبی ہو چکا تھا۔ زرجان کی آنکھ فجر کی نماز کے لیے لگائے الارم پر کھلی تھی۔ اپنے بالوں کو سمیٹتے ایک بھرپور انگڑائی لیتے زرجان اٹھ بیٹھی تھی، جب اس کی نظر بیڈ کی دوسری جانب گئی تھی، جس کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ یزدان رات بھر سونے کے لیے وہاں نہیں آیا تھا۔ زرجان جیسے ہی کمفرٹر سے نکلی، ہیٹر آن ہونے کے باوجود اس کا وجود ٹھنڈ کے احساس سے کام کرا تھا۔ آج صبح صبح ہی شدید ٹھنڈ تھی۔ زرجان کی نگاہیں بار بار بھٹک کر بے چینی سے ٹیرس کے بند دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ یزدان رات کو اس کے سامنے وہاں گیا تھا۔ اگر اس نے پوری رات غصے میں وہیں کاٹی ہوئی تو اس احساس سے ہی زرجان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ شدید ناراضگی کے باوجود وہ اپنے قدموں کو ٹیرس کی جانب بڑھنے سے نہیں روک پائی تھی۔ بس اس کا دل ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ یزدان نے پوری رات اتنی ٹھنڈ میں اور تکلیف میں رہ کر نہ گزاری ہو۔ جیسے ہی اس نے ٹیرس کا دروازہ کھولا، ٹھنڈی یخ ہواؤں سے اسے اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہوا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے صوفے پر لیٹے یزدان پر پڑی، اسے اپنا دل اذیت میں ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ جس ٹھنڈ میں وہ ایک سیکنڈ کے لیے کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، یزدان نے اس ٹھنڈ میں پوری رات گزار دی تھی۔ تکلیف کے مارے زرجان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے، اور اس شخص کی اس حرکت پر شدید غصہ بھی۔ وہ جلدی سے یزدان کے قریب آئی تھی۔ بنا کسی گرم شے کے صوفے پر سیدھا لیٹا وہ آنکھیں موندے سویا معلوم ہوا تھا۔ اس کے صوفے سے نیچے لٹکے ہاتھ میں آدھا جلا سگریٹ موجود تھا۔ سامنے ٹیبل اور نیچے فرش پر بھی سگریٹ کے خالی ڈبیاں اور جلے ہوئے سگریٹس کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔